हेलो स्टूडेंट्स, उत्कर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आइए आज हम लोग कांस्टेबल की परीक्षाओं पे आने वाले संभावित प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। साथ साथ देखिए, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, इसका आप लोग आंसर कीजिए। सब लोग आंसर करें इसका। और क्षिप्रा नदी को यदि हम लोग देखते हैं तो ये क्षिप्रा नदी प्रसिद्ध है, आपका महाकुंभ लगता है। महाकुंभ मेला आयोजित होता है, आयोजित होता है। और ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और इसी पर ये जो आयोजित होता है कहाँ होता है? उज्जैन। तो उज्जैन इसी नदी के तट पर स्थित है। अब ये जो चंबल नदी है, इस चंबल का यदि हम लोग उद्गम देखें तो इसका उद्गम जानपावा पहाड़ी है। और इस पहाड़ी पर महू नामक स्थान है और इस महू नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है। यही चीज़ यदि हम लोग और देख लें इस महानदी का, तो ये सिहवा पहाड़ी है। सिहवा पहाड़ी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी में एक जलाशय है, मार मुसल्ली जलाशय है। इस जलाशय से इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में महानदी का, और वहाँ से वह उड़ीसा होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की यदि हम लोग बात करें तो नासिक पहाड़ी है, नासिक पहाड़ी में तरयम्बक नामक स्थान है। तरयम्बक नामक स्थान है, यहाँ से ये निकलती है। नर्मदा नदी को देखा जाए तो ये अमरकंटक चोटी से निकलती है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये तरयम्बक नामक स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये महू नामक स्थान कहाँ है? एमपी में। तो ये है, यहाँ पर ये स्थिति है। आइए आगे देखते हैं। भारत की वह जनजाति जो सरहुल, ये त्योहार है, सरहुल त्योहार मनाती है। टोडा जनजाति, सांथाल जनजाति, मुंडा जनजाति और थारू जनजाति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति है, ये मार्च अप्रैल में त्योहार मनाते हैं। मार्च अप्रैल में फूलों पर आधारित त्योहार है, फूलों पर आधारित त्योहार है, ये जनजाति मनाती है। और यदि इसमें देखा जाए तो ये आपका छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, साथ साथ आपका झारखंड में भी पाई जाती है। सांथाल जनजाति भी झारखंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ये तमिलनाडु की जनजाति है, पशुपालक जनजाति है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। थारू जनजाति ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के तराई क्षेत्र में निवास करती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। और यहाँ पर देखा जाए तो ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ये जो अमरकंटक है, ये अमरकंटक चोटी है और कहाँ है? मैकाल पहाड़ी पर, मैकाल
पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? ये एमपी प्लस छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ सीमा पर है, सीमा पर है, एमपी और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। तो ये अमरकंटक से निकल रही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी से नर्मदा तो निकलती ही है, साथ साथ सोन नदी भी निकलती है। इसी अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है, सोन नदी का भी उद्गम होता है। कृष्णा नदी को देखा जाए, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबालेश्वर से। ये महाबालेश्वर चोटी, इससे उद्गम होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाबालेश्वर चोटी से इसका उद्गम होता है। ये कार्डोमम पहाड़ी, कार्डोमम पहाड़ी केरल से निकलती है। इसकी एक विशेषता है कि पंबा और कक्की, पंबा एवं कक्की सहायक नदियां हैं। पंबा नदी पर नौका दौड़ भी आयोजन किया जाता है। केरल की ये पवित्र नदी है। चंबल को अभी हम लोग देखें, महू नामक स्थान पर निकलती है और ये 3 राज्यों में जाती है। एमपी से यूपी, एमपी से राजस्थान, राजस्थान से यूपी में इटावा में मिल जाती है। इसमें प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए थे, ये इसकी विशेषता है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा की यदि बात की जाए तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो वेनेजुएला से नहीं गुजरती। इक्वाडोर से ब्राजील होते हुए जाती है, लेकिन ये वेनेजुएला से नहीं गुजरती है। और वेनेजुएला के विषय में एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक प्रमाणित खनिज तेल भंडार है। विश्व में सर्वाधिक प्रमाणित खनिज तेल का भंडार है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए यहां देखते हैं, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र शामिल नहीं है। हिमालय के अपवाह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय होके जाती है, गंगा भी, सिंधु भी, ये महानदी उसमें शामिल नहीं है। महानदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहवा पहाड़ी पर मार मुसल्ली जलाशय से होता है। मार मुसल्ली जलाशय से होता है। और ये नदी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से ओडिशा में प्रवाहित होती है। इसी नदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है ओडिशा में, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम देखा जाए तो चेमयुंगडुंग नामक स्थान से होता है। चेमयुंगडुंग नामक स्थान है तिब्बत में, यहां से होता है मानसरोवर झील के पास। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी से होता है। फैक्ट हम लोग अधिक देखते चले जा रहे हैं, हर चीज का देखते चले जा रहे हैं। ठीक है। और सब चीजों को ध्यान से समझते चलिए सभी लोग। ठीक है। हर एक क्वेश्चन, ताकि अधिक से अधिक चीजों पर हमारा रिवीजन होता रहे। ठीक है। तो आइए आप लोग आंसर देते चले जाइए, हम देखते चले जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। हम चौड़ा कर लेते हैं इसको। यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन है, बेतवा है, चंबल है। तो चंबल भी सहायक है। जैसे यहां से यदि देखें, ये गंगा नदी निकलती है और बांग्लादेश में जाकर के गिर जाती है। ये गंगा, जिसको कि यहाँ पर पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में,
ये गंगा नदी निकल रही है। इसकी पैरेलल यहाँ पर सहायक नदी आती है यमुना, प्रयागराज में मिल जाती है यमुना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इटावा में चंबल नदी मिलती है, चंबल। बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है, बेतवा। और केन नदी बांदा में मिलती है। और ये रामगंगा नदी गंगा की सहायक है, रामगंगा, ये कन्नौज में गंगा से मिलती है, कन्नौज में गंगा से मिलती है, कन्नौज में गंगा से मिलती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी खोह है, खोह प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो यहां पर चंबल और ये सब कहां मिल रहा है उसको भी हम यहां मेंशन कर देते हैं। ये इटावा में मिलेगा, इटावा में, ये मिलेगा हमीरपुर में, हमीरपुर में, और ये मिलेगा बांदा में। ठीक है, और ये कहां मिल रहा है, कन्नौज में। राजस्थान में निवास करने वाली लबांडा जनजाति का मूल स्थान कहां पर है? लबांडा जनजाति, राजस्थान में निवास करने वाली ये लबांडा जनजाति है, और इसका पूछ रखा हुआ है कि ये मूल स्थान इसका कहां पे है। तो लबांडा अफगान के लोग हैं, और ये अफगानिस्तान से आने वाली ये मूल प्रजाति है। तो इसको हम लोग आंसर में ले सकते हैं अफगानिस्तान। ये मूल रूप से अफगानिस्तान के लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को तेल नदी कहते हैं? नाइजर नदी। इससे क्या होता है? तेल का व्यापार होता है, व्यापार होता है, इसलिए इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टेम्स नदी, टेम्स नदी की बात कर रहे हैं तो ये लंदन इसी नदी के तट पर है, लंदन बसा है टेम्स नदी के तट पर। अमेजन नदी ब्राजील में है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस सीमा का विभाजन करती है, और ये कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ी, स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अब यहां ये देखते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी विश्व के कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है? मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यह विश्व के कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो ये दक्षिण में लगभग 10 देशों से होकर के गुजर रही है, 10 देशों से। आप चिली देखेंगे, अर्जेंटीना होगा दक्षिण अमेरिका में। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर मोजाम्बिक होते हुए मेडागास्कर होते हुए निकलेगी, और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग ये 10 देशों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? ये चीन की व्हांगहो नदी है, व्हांगहो नदी। ये जो नदी है ये चीन का शोक कहलाती है, चीन का शोक कहलाती है, शोक कहलाती है। क्यों चीन का शोक कहलाती है? क्योंकि ये चीन में बाढ़ लाती है, और जब भी बाढ़ में लाती है तो इसके मार्ग में एक लोयस मृदा है, लोयस मृदा। ये क्या होता है? वायु एकत्रित मृदा है जो कि पीले रंग की है, पीले रंग की वायु एकत्रित लोयस मृदा है। इसी की वजह से इसका रंग पीला हो जाता है, इसलिए ये पीला सागर पीला नदी कहलाती है, और जिस सागर में गिरती है पीला सागर कहते हैं, पीला सागर में गिरती है, में गिरती है, पीला सागर में स्थित है बोहाई की खाड़ी, उसी में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा को आप देख रहे हैं, इरावदी, ये म्यांमार में है, म्यांमार में, दक्षिण पूर्वी एशिया की लंबी नदी के रूप में जानी जाती है।
चंद्रशेखर सीमा का संबंध तारे की किस अवस्था से है? लाल दानव, श्वेत वामन, कृष्ण वामन। लाल दानव, चंद्रशेखर सीमा, ध्यान रखिए तारे की किस अवस्था से पूछ रहा है। कोई भी तारा जब वो मृत होने को होता है तो वह लाल दानों में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे पूछ रहा है कि ये किस अवस्था में स्थित है चंद्रशेखर सीमा, तो यहां पर ध्यान रखिए कोई भी तारा जो हमारे सूर्य के बराबर है, हमारे सूर्य के बराबर है, वह ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। यदि सूर्य से बड़ा है तो भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। सूर्य से कितना बड़ा हो, यानी सूर्य के 1.44 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। इससे कम द्रव्यमान वाले तारे कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेंगे, उससे बड़े द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल में बदल सकते हैं। तो इस गुने द्रव्यमान के बाद श्वेत वामन की स्थिति आती है। लाल दानव तो बनेगा ही, सभी तारा बनेगा, चाहे 1.4 से छोटा हो या 1.4 से बड़ा हो। 1.4 से यदि बड़े द्रव्यमान का होगा तो आगे चल के कृष्ण वीवर हो सकता है, लेकिन इस लिमिट के अंदर यदि है तो लाल दानव के बाद वह श्वेत वामन बनेगा और श्वेत वामन के बाद अंत में कृष्ण वामन हो जाएगा। कृष्ण वामन लास्ट में, हमारे सूर्य की यही दशा होगी, लास्ट में कृष्ण वामन हो जाएगा। लाल दानव सभी तारे बनते हैं। कोई भी तारा जिसके कोर का हाइड्रोजन समाप्त हो गया वो चंद्रशेखर सीमा के लिमिट के अंदर हो या लिमिट के बाहर हो या बहुत ज्यादा बाहर हो लिमिट से, वो भी लाल दानव की अवस्था में आएगा। और लाल दानव की अवस्था के बाद डिसाइड होगा कि यदि चंद्रशेखर लिमिट के बाहर का है तो वह कृष्ण वामन बनेगा या न्यूट्रॉन तारा बनेगा, लिमिट के अंदर है तो वह कुछ और हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनता है? तो यह मिसिसिपी नदी है, जिसको देखा जाए यूएसए की प्रमुख नदी है। यूएसए की प्रमुख नदी है, यह यूएसए की प्रमुख नदी है। और कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और मैक्सिको की खाड़ी में पंछी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यहां आते हैं हम लोग देखते हैं, करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध की बात की जाए तो करीबा बांध आपका अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है। करीबा बांध है इसी पर, करीबा बांध है और इसी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। दामोदर नदी को देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। और यह कहां से निकलती है? हजारी बाग पठार से निकलती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में ये जानी जाएगी, ठीक है। इसका आंसर करिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस महासागर से होकर नहीं गुजरती है? किस महासागर से होकर नहीं गुजरती? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा किस महासागर से होकर के नहीं गुजरती है? आंसर करिए। अब देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा का मतलब क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर से है, जबकि 180 डिग्री को अर्धरात्रि की रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी दोपहर जब होता है, ठीक है, मध्याह्न होता है, वह रेखा इसी से दोपहर में 12 बजाकर समय शुरू किया गया। तो ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है, हिंद महासागर से नहीं गुजरती है। तो हिंद महासागर से ये नहीं गुजरती है। अटलांटिक महासागर से गुजरेगी तो दक्षिण महासागर से भी गुजरेगी और ऊपर आर्कटिक महासागर से तो गुजरेगी ही, ठीक है। केवल एक हिंद महासागर ऐसा है जिससे ये नहीं गुजरती है,
ठीक है। चीन का थ्री गॉर्जेस डैम, अब देखिए थ्री गॉर्जेस डैम यह इतना बड़ा डैम है कि माना जाता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को भी प्रभावित कर रहा है। यह किस नदी पर है, यह किस नदी पर स्थित है, तो यांगशी नदी पर, यांगशी नदी पर यह स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण बांध है और इससे कहा जा रहा है कि इस बांध के द्वारा जो चीन बिजली पैदा कर रहा है, इसमें इतना बड़ा बांध हो गया है कि इससे पृथ्वी की घूर्णन गति भी क्या हो जा रही है, प्रभावित हो जा रही है, घूर्णन गति प्रभावित हो रही है। ठीक है। हुअर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, आंसर कीजिए। हुअर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, हुअर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, हुअर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, आंसर कीजिए आप लोग। अब देखिए हुअर बांध ये कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो नदी पर है। ये रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत की ऊंची चोटी है एडवर्ड, उसी से ये निकलती है। और इसकी एक विशेषता और है कि यह एरिजोना मरुस्थल होकर जाती है, एरिजोना मरुस्थल से गुजरती है, से गुजरती है। और कहां गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसी नदी पर दो चीजें हैं, एक हुअर बांध और ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। जब भी इससे पूछेगा तो इन्हीं चार बातों से क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछेगा हुअर बांध कहाँ स्थित है, हुअर बांध भी एक बड़ा ऐसा बांध बनाया गया है, सोचिए अंदर से कुछ ऐसे बना हुआ है कि ऊपर से यदि आप पानी गिराएंगे तो पानी को ऊपर की तरफ फेंकेगा, घास उस फेंक देंगे तो वो भी ऊपर की तरफ फेंकेगा, क्योंकि हवा वहां से ऊपर से। ऐसा नहीं कि आप कूद जाए, आप कूदेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन कुछ फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ वो फेंकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहां देखिए सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यूएसए कनाडा की सीमा पर 5 महान झीलें हैं, उसमें सेंट लॉरेंस की खाड़ी गिरती है। इसी पर नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हुअर डैम है जिससे ये 4 प्रश्न बनते हैं। आइए यहां देखते हैं, ग्रैंड कुली बांध, ग्रैंड कुली बांध, आंसर करिए। ग्रैंड कुली बांध निर्मित है, ग्रैंड कुली बांध निर्मित है। ग्रैंड कुली बांध निर्मित है। अब देखिए यूएसए कनाडा का सीमा यदि देखेंगे, यूएसए कनाडा की सीमा पर, तो वहां वाशिंगटन नाम का एक प्रांत मिलता है। देखिए वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है जो पोटोमैक नदी के तट पर है, लेकिन वाशिंगटन प्रांत है, वाशिंगटन प्रांत है। इसमें ये कोलंबिया नदी बहती है और इसी कोलंबिया नदी पर यह ग्रैंड कुली बांध स्थित है। ठीक है, कनाडा के सीमा पर यह प्रांत स्थित है, यूएसए का प्रांत है किसका प्रांत, यूएसए का, वाशिंगटन। जबकि यूएसए की राजधानी देखेंगे, यूएसए की राजधानी, तो इसको लिखा जाता है वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसको यदि हम देखेंगे तो ये कहाँ है, तो ये
पोटोमैक नदी पर है। पोटोमैक नदी पर स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। क्लियर हुई बात। नील नदी को देखा जाए तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। कोलोराडो नदी को हम लोग अभी देखे ही हैं कि हुअर बांध है, रॉकी पर्वतों से निकलती है। सेंट लॉरेंस को भी अभी हम लोग देखे हैं। तो ये आसवान बांध अब इसी नील नदी से ही संबंधित है। ये नील नदी पर है और नील नदी को अभी हम लोगों ने कहा कि ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील है और ये झील घिरी हुई है 3 देशों से, केन्या, तंजानिया और युगांडा। ये 3 देशों से घिरी हुई है। इसी युगांडा में नील नदी का उद्गम होता है। यहां नील नदी का उद्गम होता है बहर अल जलेब के नाम से। आगे चल के ये यहां से जब निकलती है नदी तो पहुंचती है दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। यहां से पहुंचती है तो सूडान देश पहुंचती है। सूडान, और सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है। और यहां से ये नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है मिस्र। मिस्र, यहीं पर आसवान बांध है और इस बांध के बनने से एक झील बनी हुई है जिसको कहा जाता है नासेर झील। नासेर झील, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये नदी बहती है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो मिस्र है ये सहारा मरुस्थल का भाग है। यहाँ खेती नहीं हो सकती क्योंकि मरुस्थल है। लेकिन नील नदी का निचला भाग है, बाढ़ वाला एरिया है, निम्न भूमि का एरिया है, इसलिए मिस्र में खेती हो जाती है। इसलिए कहा जाता है मिस्र को नील नदी की देन, यानी मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है। और ये मिसिसिपी नदी है जिसको अभी पहले हम लोग देखे हैं कि ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। कोलोराडो नदी देखे हैं हम लोग इसके पहले, जिस पर ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। और वोल्गा को भी हम लोग देख चुके हैं जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ये आसवान बांध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप की वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? अब देखिए, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, हम लोग अभी देखे ही हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये इसका उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यूराल पर्वत से होता है और ये कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में जाके गिर जाती है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में ये आकर के गिर जाती है। कैस्पियन सागर के बगल में काला सागर, भूमध्य सागर है, अजोब सागर है। इसकी भी थोड़ी सी कहानी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपका विषुवत रेखा है और यहां पर आप लोग देखेंगे ये अफ्रीका का आपका मैप कुछ इस प्रकार से मिलेगा और यहां से ऊपर आपको ऐसे काला सागर मिलेगा
ये आपका यूरोप है। काला सागर के आगे ऐसे कैस्पियन सागर मिलेगा। इन दोनों के बीच में यहां कॉकेशियस पर्वत है और यहां से यूराल पर्वत है। ऐसे ये जो नदी निकल रही है ये यूराल पर्वत से ऐसे आ रही है और ऐसे होकर के ये ऐसे गिर जाती है। एक इधर से नदी आती है जिसको डॉन नदी कहते हैं, वह ऐसे होकर के आके काला सागर में गिर जाती है। यहां पर क्या किया गया है, इन दोनों के बीच में एक नहर बना करके इसे जोड़ दिया गया है। तो हम कैस्पियन सागर से इस यूराल और डॉन से होकर काला सागर तक हम जा सकते हैं। और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से नदी निकल कर आके काला सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी, जो यूरोप में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यहीं से राइन नदी से होकर ऐसे चली जाते, इस बीच में भी नहर मिला के जोड़ दिया गया है। तो हमको इतना घूमने के बजाय हम लोग सीधे इसी से इधर निकल सकते हैं। यूरोप में इस तरह से नहरों का विकास किया गया है। ठीक है, तो इस काला सागर में हम लोग देखें तो डेन्यूब नदी गिरेगी। ठीक है, काला सागर में डेन्यूब नदी गिरेगी, यहां पर हम लोग ये देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम से बनी नदी की धारा को किस नाम से जानते हैं? देखो, दक्षिण अमेरिका में यहां पर बोल रहा है कि इनकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो डी ला प्लांटा नदी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां जब आगे आके मिल जाती हैं तो रियो डी ला प्लांटे के नाम से जानी जाती है, पराना नदी और पराग्वे नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से अफ्रीका की कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी है? निम्नलिखित में से अफ्रीका की कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी है? तो ये ऑरेंज नदी को हम लोग ले सकते हैं। लिम्पोपो ये कर्क रेखा को, सॉरी मकर रेखा को, या मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटती है और कहां गिरती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी देखा जाए कटंगा पठार से निकलती है, मोजाम्बिक होते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मोजाम्बिक चैनल, और ये मोजाम्बिक चैनल भी कहाँ है? हिंद महासागर से रिलेटेड है। नील नदी को देखा जाए तो ये भूमध्य सागर में गिरती है और ये भी एटलांटिक का ही भाग है। ये भी एटलांटिक का ही भाग है, लेकिन हम लोग ऑरेंज नदी को क्यों ले रहे हैं एटलांटिक महासागर में गिरने वाली? क्योंकि भूमध्य सागर में नहीं, ये डायरेक्ट एटलांटिक महासागर में कैसे गिर रही है उसको थोड़ा सा देखा जाए। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है और अफ्रीका में यहां पर आपका जाम्बेजी, यहां पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ये जो पर्वत है इसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, और इससे इधर ऑरेंज नदी ऐसे निकलती है, इससे ऑरेंज नदी निकलती है। यहां पर आप लोग देखेंगे कटंगा पठार है, इससे ऐसे जाम्बेजी नदी निकलती है और यहां गिरती है, इसका नाम है जाम्बेजी। और ये इधर से ही अफ्रीका उच्च भूमि से निकलती है और ऐसे गिरती है। इस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की उच्च भूमि से निकलती है और इधर हिंद महासागर में गिरती है। ये ऑरेंज नदी। नील नदी इस विषुवत रेखा के पास से निकल करके ऐसे चली जाती है और यहां पर भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर को भी देखा जाए तो अटलांटिक महासागर का ही भाग है, लेकिन यहां पर अब इन दोनों में से एक आंसर लेना है तो हम ऑरेंज को ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि आंसर तो दोनों सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम। भारत का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में है? अब यहां पे ध्यान दीजिए
खेतड़ी को इतिहास में भी जाना जाता है, ये प्रसिद्ध खान हुआ करती थी और खेतड़ी राजस्थान की खान है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जब भी इसको पूछेगा तो खेतड़ी या झुंझुनू जिला ये तांबे के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए झारखंड में सिंह भूमि है, सिंह भूमि है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को ले लिया जाए तो यहां पर मलजखंड और बालाघाट, बालाघाट। ठीक है, ये है मालिनी खंड है झारखंड में, बिहार के सीमा पर। ठीक है, घाटशिला जगह है, उस क्षेत्र में भी मिलते हैं। तो यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, ये सब तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और तांबा के साथ एक और ध्यान रखिएगा कि तांबा विद्युत का सुचालक पदार्थ है, इसलिए इसका निर्माण विद्युत तार में किया जाता है, विद्युत तार बनाने में करते हैं। साथ ही साथ हम इसका एक और चीज देख सकते हैं कि मिश्र धातु के एलॉय बनाने में, मिश्र धातु के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, मिश्र धातु के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और विश्व में तांबा का प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का चिली है, चिली है। और यहां एक प्रसिद्ध खान है चुक्की माता, चुक्की माता खान एक प्रसिद्ध खान है। क्लियर है, चुक्की माता खान एक प्रसिद्ध खान है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से नदी निकलती है, डेन्यूब नदी। इसी से डेन्यूब नदी निकलती है, ये डेन्यूब नदी, और ये काला सागर में गिरती है, काला सागर तक पहुंचती है। और याद रखिएगा यूरोप में 10 देशों को पार करती है, 8 प्रमुख हैं इसमें से, 10 देशों को पार करती है। इसमें 5 देशों की राजधानी को पार करती है। ये बहुत गंदी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे यूरोप वालों ने इसको साफ किया और ठीक ठाक साफ कर दिया, अब ये स्वच्छ हो गई है, नहीं तो ये भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप में सबसे लंबी है, जो रूस में बहती है, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट, भंडारा, नागपुर क्षेत्र में बाहुलता से मिलता है? मैग्नीज, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के लिए ये जो एरिया है मैग्नीज, हालांकि बालाघाट तांबे के लिए भी जाना जाता है, मैग्नीज के लिए होता है। और माइका अभ्रक के लिए कोडरमा है, कोडरमा जो कि झारखंड में है, और इसको अभ्रक की राजधानी कहते हैं। बॉक्साइट के लिए
ओडिशा, ओडिशा को जाना जाता है, कोरपुट है, ओडिशा का क्षेत्र है। लोहे के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे हम लोग देखें, यदि झारखंड को देखा जाए, झारखंड को, तो यहां पर नोवा मंडी है, नोवा मंडी है। और आपका छत्तीसगढ़ में बैला डीला खान है, बैला डीला खान है। ओडिशा में बादम पहाड़ है, बादम पहाड़ है, मयूरभंज है। और कर्नाटक में बाबा बूदन पहाड़ी है। ये सब इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो चौड़ी नदी में अमेजन को लिया जाता है। ये ब्राजील में बहती है, ब्राजील की नदी है। नील नदी सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, ये विश्व के संदर्भ में। और ये लंबी है यूरोप के संदर्भ में, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और मिसिसिपी ये यूएसए की प्रमुख नदी है, यूएसए की प्रमुख नदी है, यूएसए की प्रमुख नदी के रूप में ये जानी जाती है। यहां आते हैं हम लोग। अब देखेंगे आप लोग कि होली के अवसर पर उत्कर्ष आपके लिए एक महा हंगामा ऑफर लाया है, जो 21 से लेकर के आपका 28 मार्च तक ये ऑफर रहेगा। 21 से 28 मार्च तक ऑफर रहेगा। आप सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण ऑफर है कि 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। हर कोर्स की एक वैलिडिटी होगी, इस बार कोर्स में वैलिडिटी 3 मंथ की आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। और उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स बुक्स पर भी भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इन सभी का आप लाभ ले सकते हैं और आप परीक्षाओं में जो आपको प्रश्न है उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन पा सकते हैं। उत्कर्ष के इस लाभ का आप ले सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपके एक अच्छे कंटेंट के साथ और आपके अच्छे मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।